आर्थिक संकट जो था हम पर, तो उसके लिए हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो अपनाए, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, ये हमने एलपीजी वो थे, तो हम इसमें देखते हैं बैकग्राउंड क्या था, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न क्या था, कारण क्या थे आर्थिक संकट के। तो ये सबसे पहले जानना ज़रूर। तो देखो, सबसे पहले इसमें पॉइंट है हमारा, ये देखो ये वाला, कि बैकग्राउंड में सबसे पहले हमारे पास है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट था वो एफिशिएंटली नहीं हो रहा था। कुछ भी काम जो है, जैसे मान के चलो आप 1991 से पहले आपने देखा होगा अपने देश में टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसी थी। आपको अगर 1991 से पहले एफडीआई देश में नहीं आया था, तो अगर आपको सामान चाहिए था, गुड्स एंड सर्विसेज, या मोबाइल चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, तो आपको बहुत टाइम लगता था। मारुति का एक ही तरह की कार की कंपनी थी, एक ही तरह के जो है मोटरसाइकिल होती थी। आप पुरानी मूवीज़ देखो सलमान खान और आमिर खान की, तो वो एक ही बाइक लेके घूम रहे। अब उसके बाद जब हमने एफडीआई अलाउ कर दिया, जिसके बाद हमने जो इंपोर्ट पे से रिस्ट्रिक्शन बाधा है कम कर दी, तो आपने देखा कि आपके पास, आप कुछ भी प्रोडक्ट लेकर आते हो, यहाँ तक कि आपके पास कॉल आता है कि जो आप प्रोडक्ट लेकर गए हो उसका कैसा फीडबैक है, आप फीडबैक दे दो हमें। तो इतना मतलब फैसिलिटीज़ बढ़ गई, इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ बढ़ गई गुड्स एंड सर्विसेज की। आपका सामान प्राइजेस गिर गए सामान के। तो ये क्यों हुआ है? ये सभी हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन चूँकि पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो 1991 से पहले क्या था, इनएफिशिएंट प्रबंधन था हमारे देश में। जो है कंपनीज़ को कोई कंपटीशन तो मिल नहीं रहा था, तो वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी। दूसरा पॉइंट है हमारा डेफिसिट इन बीओपी। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी क्या होता है, तो आप मेरी एक वीडियो में देख सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है? भुगतान संतुलन जो है, एक देश, मान लो एक देश है, उसका विदेशों से जितना भी लेन देन होगा, जितना भी इकोनॉमिक आर्थिक लेन देन होगा, वो सब एक अकाउंट में लिखा जाता है। उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, यानी भुगतान शेष का खाता। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब भुगतान शेष का जो खाता है उसमें क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। देखो, अगर हम बाहर से जितना माल मंगा रहे हैं उतना ही बाहर वालों को बेच रहे हैं, तो बराबर की स्थिति है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उल्टा अगर हो जाए, हम माल बाहर से तो ज़्यादा मंगाएं, इंपोर्ट ज़्यादा करें, अब फ्री में तो कोई माल देगा नहीं, पैसे लगते हैं उसके, और बाहर वालों को हम कम माल एक्सपोर्ट करें, यानी बाहर वालों से हम कम पैसा कमाएं और बाहर वालों को ज़्यादा पैसा दे दें, तो पैसा कहाँ से आएगा? वो रुपया तो हमारा लेंगे नहीं, उन्हें तो क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। अब डॉलर कहाँ से आएगा? तो ऐसे तो हमारे पास जो रखा हुआ डॉलर रिजर्व है हमारे पास, वो तो ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पर। तो हमारे साथ हो क्या रहा था, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में चला गया था, क्योंकि हमारे इंपोर्ट, मतलब बाहर से जो हम माल मंगाते थे वो ज़्यादा खरीदते थे और अपना एक्सपोर्ट कम कर पाते थे। आगे की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है राइजिंग प्राइसेस। अपने देश में इतनी कीमतें बढ़ रही थी, यहाँ तक कि नेसेसरी, यानी जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं ना, नेसेसरी, उनके भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। उस वक्त आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्फ्लेशन रेट लगभग 13 से 15% पहुँच गया था। आज की डेट में तो आपको पता होगा इन्फ्लेशन रेट 3 से 5% चलता है, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन करेंसी। जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व होता है, आज की डेट में हमारे पास 500 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व है। सबसे ज़्यादा किसके पास है? चाइना के पास, 3 ट्रिलियन डॉलर लगभग, ठीक है, यानी 3000 बिलियन डॉलर। तो आप सोच सकते हो कि इतने ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है चाइना के पास। तो चाइना सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरह से पावरफुल कंट्री हो गया है। और हमारे पास कितना है? 500 बिलियन डॉलर। और पाकिस्तान के पास कितना है? बहुत कम फॉरेन रिजर्व है। तो जिस देश के पास फॉरेन रिजर्व अच्छा होता है वो देश अच्छा मजबूत माना जाता है। लेकिन अपने पास 1991 के टाइम पर बहुत कम फॉरेन रिजर्व हो गया था, इतना भी नहीं था कि 2 वीक्स के, यानी 2 हफ्ते के इंपोर्ट कर सकें। तो आपने अभी मनमोहन सिंह जी की वीडियो देखी, उसमें वो बता रहे हैं कि 2 वीक का भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। अब देखो, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो राजकोषीय घाटा मतलब राजा का घाटा। राजा का घाटा मतलब, देखो मान लो आप राजा हो, तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स से, है ना। और टैक्स से जो पैसा आएगा वो आप कहीं खर्च भी करोगे प्रजा के लिए, यानी आपका सरकार का खर्चा भी होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब हो क्या रहा था, सरकार का पैसा यानी रेवेन्यू तो कम हो गया था और खर्चा ज़्यादा हो गया था। वो भी इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया था इसमें, उसे बोलते हैं हम घाटा। लेकिन कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा, यानी राजा का घाटा, यानी फिस्कल डेफिसिट। वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गवर्नमेंट को मजबूरन एक आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसे हम बोलते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, वो अपनाने पड़े। ठीक है, मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ अपनाने पड़े, क्योंकि हमें मजबूरी में अपनाने पड़े, कोई हमारी चॉइस नहीं थी वो। ये नहीं कि हमारे को रात को सपना आया कि हम कल एलपीजी रिफॉर्म्स अपना लेंगे और अपना लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस थे वो भी इतना पुअरली परफॉर्म कर रहे थे, वो लॉसेस में चल रहे थे, ज़्यादातर सेक्टर लॉस में चल रहे थे। जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 15 लोग लगे हुए हैं, काम अच्छे से नहीं हो रहा है, पब्लिक सेक्टर अकुशल है, करप्शन है, इनएफिशिएंसी है। यानी मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये कीवर्ड से ध्यान रखना, अकुशलता थी, भ्रष्टाचार था, और इनएफिशिएंसी इंग्लिश में बोल दो, इनएफिशिएंसी थी, करप्शन था, और लेट काम होता था, मतलब बहुत ज़्यादा देर से काम होना। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी इसमें। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ वो ऐसे नहीं कि एक ही रात में हो गया, नहीं, उसके लिए 6 फैक्टर जिम्मेदार हैं। आप इसे हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसके पॉइंट्स बना सकते हो। तो देखो, ये पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जिन्होंने उस वक्त ये प्रधानमंत्री थे, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। तो हमें जो आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने अपनाए वो हमने जुलाई में 1991 में अपनाए, और उसमें जो है हमने देखो, हम एक्चुअल में हमने लोन लेना था हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, और आईएमएफ ने कंडीशन रखी कि अगर आप एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाओगे तभी हम जाके आपको ये जो है हम वो देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, ये पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त 1991 में। तो देखो, ये 3 शर्तें थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि $7 बिलियन का लोन मिल रहा था, लेकिन कंडीशन क्या थी, और मिला किससे था? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। और कंडीशन क्या थी कि आप रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर से हटाओगे। आप बार बार ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आ सकता है, ये वाला। हमने जो स्ट्रेटजिक सेक्टर होते हैं, यानी बहुत ही डिफेंस हो गया, बहुत ही काम के जो सेक्टर होते हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सब सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए, निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिया। और रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि हर चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हटाया, लाइसेंस वगैरह से लेके काफ़ी चीज़ों में। और तीसरा पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी ट्रेड पर, यानी जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ये नहीं कि अब बिल्कुल हटा दी, नहीं, थोड़ा कम कर दी, मतलब पहले इसकी तुलना में काफ़ी कम कर दी कि अब इंपोर्ट जो होता है उसका एक कोटा बढ़ा दिया। कोटा जो होता है यानी आप इतने से ज़्यादा माल नहीं मंगा सकते, उसको बढ़ा दिया। और उस पर जो टैरिफ लगता है, टैरिफ को भी हमने कम कर दिया। ये था 3 शर्तें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने क्या क्या समझा कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर इन 1991, 1991 में कौन हमारा प्रधानमंत्री थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और कौन सा, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इनमें से कौन सा एक आर्थिक संकट का कारण नहीं था? तो हम देखते हैं क्या था। बीओपी घाटा बिल्कुल था, राइजिंग प्राइसेस था, कारण था बीओपी इकोनॉमिक क्राइसिस का। फॉल इन फॉरेन रिजर्व बिल्कुल था। एफिशिएंट मैनेजमेंट ये नहीं था, तो आंसर क्या हुआ? एफिशिएंट मैनेजमेंट। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वर अप्रोच बाय इंडिया टू मैनेज इकोनॉमिक क्राइसिस 1991, इनमें से किस संस्था ने भारत ने 1991 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए मदद मांगी थी? तो क्या वर्ल्ड बैंक से मांगी थी? नहीं, ये गलत। आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मांगी थी? नहीं मांगी थी। आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मांगी थी। तीसरा पॉइंट है, आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, यस। डी, ए एंड बी नहीं, ए और बी से नहीं, मतलब हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से मांगी थी। आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या होता है। देखो, एक ही तरह की बॉडी है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लोन देता है, आईएमएफ जो शॉर्ट टर्म के लोन देता है, और सिक्योरिटी वगैरह के लिए नहीं देता है, ट्रेड बैलेंस को करेक्ट करने के लिए देता है। तो ये थोड़ा सा आप इसको बाद में करना, थोड़ा सा समझ लेना इसको, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या होता है। ठीक है, बाकी वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म और डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, आईएमएफ जो है शॉर्ट टर्म, अगर आपका ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका थोड़े से फॉरेन रिजर्व कम हो गए और फॉरेन रिजर्व आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिक्कत आ रही है, तब आईएमएफ लोन देता है, लेकिन है दोनों बॉडी एक ही साथ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो वीडियो में था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को मेनली 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हो सकते हैं और दूसरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो होते हैं वो उपाय जो अल्पकाल के लिए लिए गए हैं या लिए जाने हैं। जैसे कि मान लो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे देश का घाटे में हो जाए, हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएं एक्सपोर्ट से, तो हमें कहीं ना कहीं से पैसा का वो करना पड़ेगा, आरबीआई से लेना पड़ेगा या बाहर से विदेशों से लोन लेना पड़ेगा, या महंगाई ज़्यादा हो गई है उसे कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय करना है। तो ये जो उपाय होते हैं या नीति होते हैं, मेजर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। और जो दूसरे वाले होते हैं जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स,
तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए, मतलब दीर्घकालीन टाइम के लिए, समय के लिए ये अपनाए जाते हैं और इससे अर्थव्यवस्था की एफिशिएंसी यानी कुशलता बढ़ाने के लिए अपनाए जाते हैं और कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतियोगिता की क्षमता बढ़ाने के लिए अपने देश की उसको बढ़ाने के लिए अपनाए जाते हैं। तो देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो अपनाए गए थे उन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए यानी अल्पकाल के लिए थे और स्टेबलाइजेशन मेजर्स स्ट्रक्चरल मेजर्स यानी संरचनात्मक उपाय। संरचनात्मक उपाय मतलब जो दीर्घकाल के लिए अपनाए गए हैं, जिसमें अपनी अर्थव्यवस्था को कुशलता को बढ़ाना, कॉम्पिटिटिवनेस को यानी प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाना। जबकि दूसरी ओर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, जो दूसरे रिफॉर्म्स थे यानी स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे, यानी स्टेबलाइजेशन को हिंदी में कहेंगे कि संस्थाई रिफॉर्म्स जो हैं, स्थायित्वकारी जो रिफॉर्म्स होंगे यानी स्टेबलाइजेशन मेजर्स वो शॉर्ट टर्म के लिए थे। ठीक है, देखो अब मेन पॉइंट आता है कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है क्या। तो सबसे पहले हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नहीं जाने, उन्हें भी पता होना चाहिए। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। अब एक एक करके समझते हैं क्या चीज़ है ये। तो पहला है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। इसका मतलब है रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एक्सपेंशन। जब क्या होता था 1991 से पहले कोई भी कंपनी है प्राइवेट की है, वो अगर उसे नया प्रोडक्ट बनाना है या फिर एंट्री भी करनी है इस बिजनेस में तो भैया लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो भी, प्रोडक्ट का ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो भी, प्रोडक्ट किसी और जगह बेचना है तो भी, हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस थी। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया यानी प्रवेश और विस्तार पर प्रतिबंधों को हटाया गया। इसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, तो आप बताओगे लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट फर्म्स, यानी निजी फर्मों के प्रवेश व विस्तार पर प्रतिबंधों के हटाने की प्रक्रिया को ही निज उदारीकरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण, यानी प्राइवेट कर दिया। आपको पता होगा, अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है ना, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज यानी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है यानी निजी हाथों में दिया जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि देखो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं मानना होता है कि जब हम किसी चीज़ को प्राइवेट, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेटाइजेशन ठीक है या गलत ठीक है या गलत है, मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि प्राइवेटाइज करने से जब निजी उद्योगपतियों के हाथ में उसका स्वामित्व यानी ओनरशिप और मैनेजमेंट, देखो आप किसी भी कंपनी में अगर 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हो तो आप उसके क्या बन जाते हो? ओनर। आपको पता है पेटीएम जो कंपनी है थी तो वो इंडिया की, लेकिन आज की डेट में उसकी ओनरशिप किसके पास चली गई है? चाइना के पास। कैसे? क्योंकि चाइना ने उसमें 51% से ज़्यादा, मतलब 51 तो नहीं, जितने भी खरीदे हैं उस चाइनीज़ कंपनी ने उसमें काफ़ी परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीद लिया है, और जिसका परसेंटेज ऑफ शेयर्स ज़्यादा होगा वही उस कंपनी का मालिक बन जाता है, और मैनेजमेंट और कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी सारे सेक्टर्स में 51% से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के लोग शेयर खरीद सकें ऐसी प्रक्रिया कर दी, यानी ट्रांसफ़र कर दिया ओनरशिप का और मैनेजमेंट का एंटरप्राइजेस का प्राइवेट सेक्टर के लिए, यानी निजी उद्योगपतियों के लिए खुला आमंत्रण कर दिया कि आप आओ इन कंपनीज़ को में शेयर खरीदो और मालिक बन जाओ। तो उसे बोलते हैं हम निजीकरण। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे या एग्ज़ाम में आए कि निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि प्राइवेटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट और कंट्रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कैन कम टू द बिजनेस बाय परचेजिंग द शेयर्स एंड बिकम ओनर ऑफ दैट कंपनी और दैट एंटरप्राइजेज और दैट इन दैट सेक्टर। मतलब जिस सेक्टर में पहले आना मना था उस सेक्टर को खोल दिया प्राइवेट लोगों के लिए, उसी को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो आपको पता ही है, आपके हाथ में जो मोबाइल आ रहा है वो कैसे आ रहा है? क्योंकि हमने बाहर से इंपोर्ट को अलाउ कर रखा है। 1991 से पहले ये नहीं था। अब देखो आप ये जो ब्रांडेड चीज़ें खरीद पा रहे हो जो बाहर से आती हैं, ठीक है, जिसमें आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है, Xiaomi MI हो गया, जो जितने भी ब्रांड
तो इतनी सारी जो चीज़ें आ पा रही हैं वो कैसे आ पा रही हैं, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन कर चुके हैं, यानी हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को अलाउ कर चुके हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, यानी हमने अपने ट्रेड बैरियर्स को, जो भी व्यापार की बाधाएं थी उन्हें कम कर लिया है, तभी हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर मंगा पाते हैं। बाहर से विदेशी कंपनीज़ की कार, विदेशी गुड्स, विदेशी सर्विसेज, वो भी हमारी सर्विसेज लेते हैं, हम भी उनका सामान खरीदते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम बाहर की सामान ज़्यादा खरीदते हैं, अपना निर्यात कम कर पाते हैं, जो कि चाइना ने कर दिखाया है। चाइना का निर्यात इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज के लिए आपको समझना चाहिए कि हमने ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा कम उठाया, नुकसान ज़्यादा उठाया। मतलब हमने गुड्स एंड सर्विसेज की वैराइटीज़ हमें मिली, लेकिन हमें निर्यात भी करना चाहिए था, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहिए था, जो कि हम नहीं कर पाए। तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा तभी है जब हम अपना निर्यात बढ़ा पाएँ, अपना इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। ठीक है,